स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है मालती जोशी की कहानी मेहमा कैसे कैसे। पूरा घर मसालों से महक रहा था। मेरा एक पांव रसोई में और एक पांव ड्राइंग रूम में। मैं चक्री सी घूम रही थी। भीतर विशिष्ट अतिथि के लिए सायंकालीन भोज की व्यवस्था हो रही थी और बाहर अतिथि महोदय की पत्नी विराजमान थी। मेरे पतिदेव अतिथि महोदय को निर्माण स्थल दिखाने ले गए थे और उनकी पत्नी के मनोरंजन का भार मुझ पर आ पड़ा था। साहित्य, संगीत, कला विहीन लोगों से वार्तालाप वैसे भी एक समस्या होती है। फिर सामने वाला अगर बहुत ऊंचे तबके का हो तो और मुसीबत आ जाती है। उसके साथ बैठकर महंगाई का या नौकरों का रोना भी तो नहीं रोया जाता। जाते हुए ये बता गए थे कि मुअज्जिम मेहमान डायबिटीज के मरीज हैं। नाना प्रकार के पुलाव पकाने का मेरा कौशल इस कारण व्यर्थ हो गया था। स्वीट डिश भी मेनू कार्ड से गायब हो गई थी। इसलिए अब मेरा सारा ध्यान सब्जियों की तरफ केंद्रित हो गया था। रसोइया बहुत चुस्त और होशियार था, फिर भी मेरा मन नहीं मानता था। उसे निर्देश देने के बहाने मैं बार बार अंदर आती और एक आध चीज अपने हाथ से छोंक देती। रात 8 बजे ये लोग लौटे, तब तक मेरी शंटिंग बदस्तूर जारी थी। इन लोगों के आते ही मैंने जल्दी जल्दी खाना लगवाया और मेज पर रखे डोंगों की संख्या देखकर चैन की सांस ली। मेरा श्रम व्यर्थ नहीं गया था और मेज भरी भरी लग रही थी। फ्रेश होकर सभी लोग मेज पर आ गए। मैंने परोसना शुरू किया तो देवी जी ने एकदम हाथ से रोक दिया। देखिए, प्याज या लहसुन जिसमें पड़ा हो वह चीज मुझे न परोसिएगा। अरे, मेरे मुंह से निकला और मैं हताश होकर बैठ ही गई। परोसने का भार श्रीमान जी ने ले लिया और मैं मन ही मन उन चीजों की सूची बनाती रही जिनमें प्याज या लहसुन नहीं था। दाल, भिंडी की सब्जी, लौकी का रायता और बस चटनी तक में तो लहसुन था। आपने जरा सा इशारा भर कर दिया होता। मैंने मिमियाते हुए कहा, अरे तो क्या हुआ, आप लोग खाइए न। इतना ताव आया, इतनी भागदौड़ क्या मैंने अपने लिए की थी। शाम 5 बजे से मेरे पास बैठी थी। मसालों की महक उन तक भी पहुंची ही होगी, तो क्या जरा सी जबान हिला नहीं सकती थी। कुछ लोगों को दूसरों की फजियत देखने में ही मजा आता है। एक और प्रसंग याद आ रहा है। एक प्रिय सखी का सुबह सुबह फोन आया, मेरे मिस्टर टूर पर गए हैं, आज दोपहर तुम्हारे यहाँ ढाबा बोलने का विचार है, स्वागत है। मैंने कहा और तैयारी में जुट गई। ये देवी जी जब भी आई पति के साथ आई और अचानक ही आई हैं, इसलिए न तो ढंग से स्वागत हो पाता था, न बातें। चाय, बिस्किट या नमकीन से काम चलाना पड़ता था। आज उनका पहले से संदेशा आ जाने से मैं बड़ी प्रसन्न थी। सहेली जी पर अपनी पाक विद्या का रोब डालने के लिए मैंने फटाफट समोसों का सरंजाम कर डाला। सूजी के लड्डू भी बनाकर रख लिए। वे 3 बजे आई। 4 बजे तक हम लोगों ने जी भर के गपशप की। फिर उन्हें एक पत्रिका पकड़ाकर मैंने रसोई घर का रुख किया। गैस पर एक ओर चाय चढ़ाकर दूसरी ओर कढ़ाई चढ़ा दी। समोसे बने रखे थे, बस तलना भर था। जब तक चाय बनी मैंने प्लेट भर के समोसे उतार लिए। जैसे ही मैंने वह लदी फदी ट्रे मेज पर रखी, सखी ने एक सितार की ध्वनि की और रूठने के अंदाज में बोली, तुम्हें आज ही फीस्ट देनी थी? क्यों, क्या हुआ? आज तो हमारा फास्ट है यार। बैड लक। इतनी फेवरेट डिश है मेरी, पर खा नहीं पाऊंगी। आप फास्ट कब से करने लगी? आज से ही शुरू किया है। मदर इल्ला पीछे पड़ गई थी, कह रही थी
कि इनका शनि खराब चल रहा है, इसलिए 21 सैटरडेज हमें फास्ट करना होगा। मैं भागी भागी गई, दूसरी कढ़ाई गैस पर चढ़ाई और घी डालकर 4 साबूदाने के पापड़ तलकर ले आई। प्लेट की ओर देखकर वे बड़ी मासूमियत से बोली, इसमें तो नमक पड़ा होगा न? सच, इतनी बदमजा चाय जिंदगी में कभी नहीं पी। बार बार कहने का मन हो रहा था कि जब आपने अत्यंत कृपावंत होकर अपने आगमन की सूचना दी थी, तो अपने उपवास के बारे में भी एक शब्द कह देती। 21 की कौन कहे, पूरे 11 सैटरडेज भी वे निभा नहीं पाई, पर मेरा मूड और मेरी मेहनत तो मिट्टी कर ही दी उस दिन। एक अनुभव ठीक इसके विपरीत है। एक दूर दराज के रिश्तेदार एक दिन न्यू मार्केट में टकरा गए। हमारे भारतीय आदर्श ने जोर मारा और हम उन्हें उल्हाना देने लगे कि अपना घर होते हुए आप रेस्ट हाउस में क्यों रुके हैं, वगैरह वगैरह। हमारे दुर्भाग्य से दूसरे ही दिन किसी त्योहार की छुट्टी थी। हमने लगे हाथ उन्हें खाने का निमंत्रण दे डाला। वे बेचारे नानुकुर करने लगे, बोले, अल्सर से पीड़ित हूँ, इन दिनों बहुत परहेज चल रहा है, आप नाहक परेशान होंगी। मुझसे पहले ही श्रीमान जी ने जवाब दिया, अरे, इसमें परेशानी की क्या बात है, बल्कि यह तो और भी आसान काम है, बस परहेज वाली चीजें बता दीजिए। उन्होंने जो गिनाना शुरू किया, लिस्ट हनुमान जी की पूंछ की तरह बढ़ती गई। मैंने घबराकर कहा, आप तो बस यह बात बता दीजिए कि खाएंगे क्या। फिर उन्होंने लौकी पालक जैसी कुछ सब्जियों के नाम गिनाए और ताकीद की कि पूड़ी नहीं, फुलके खाएंगे और उनमें भी घी न लगा हो, तेल मिर्च गुड़ खटाई किसी चीज में न पड़े। हमने मन ही मन सब नोट कर लिया और फिर दूसरे दिन वैसा ही आयोजन कर डाला। त्योहार के दिन मीठा तो कुछ बनना ही था, तो लौकी का हलवा बना लिया। बच्चों ने जो रसोई का सात्विक वातावरण देखा, तो बोले, मम्मी, आपको ऐतराज न हो तो आज होटल को कृतार्थ कराएं। मैंने मना नहीं किया। मैं तो इसी में खुश रहती हूँ कि वे कम से कम मुझसे झूठ तो नहीं बोलते। अलबत्ता झूठ मुझे बोलना पड़ा। बच्चों के पापा से कहना पड़ा कि बच्चे पिकनिक पर गए हैं। वे सुबह से बहुत शहीदाना मूड में थे। उन्होंने ही मना किया था कि दो दो जगह कुछ मत बनाओ, सारा खाना एक सा ही रहने दो। वह बेचारा रोज खाता है, हम एक आध दिन खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। नियत समय पर मेहमान पधारे और हमने बच्चों की अनुपस्थिति के लिए क्षमा मांगते हुए वह अति सात्विक भोजन उनके सामने परोसा। एक दो कोर तो वे चुपचाप खा गए और फिर एकाएक बोले, भाभी, आपके यहाँ मिर्च का अचार तो होगा। मुझे काटो तो खून नहीं। ये बोले, तुम मिर्च खाओगे, तुम्हारा तो परहेज चल रहा है न। सो तो चल रहा है यार, पर कभी कभी मन तो करता है, घर पर तो तुम्हारी भाभी छूने नहीं देती। मैंने 3-4 तरह के अचार कटोरियों में उनके सामने सजा दिए और खुद पालक की अलोनी सब्जी से रोटी कुतरती रही। एक बार एक मित्र से परिवार पधारे। सुबह हम सब लोग चाय ले रहे थे, देखा उनके 16 वर्षीय प्रिंस ऑफ वेल्स चाय के लिए मना कर रहे हैं। कॉफी लोगे? नहीं। बॉर्नविटा? नहीं। भाई, यह तो अच्छा नहीं लगता कि हम सब चाय ले रहे हैं और दरअसल भाभी जी, यह दूध लेता है, पर रहने दीजिए, कहाँ परेशान होंगी। यह तो सरासर हमारी औकात पर आघात था। मैं तत्परता से उठी और रसोई में जाकर दूध गर्म करने लगी। कप में बस उंडेलने वाली ही थी कि वह गर्वोन्नत माँ दौड़ी दौड़ी आई। कप में नहीं भाभी जी, वह बिल्कुल नहीं पिएगा, कांच का गिलास तो होगा न। गिलास तो खैर बहुतेरे थे, पर 16 साल के लाडले की इतनी फिक्र करने वाली ममतामयी माताएं कितनी होंगी। मैं खुद ससुराल या पीहर जाते समय अपने नन्हे मुन्नों को ताकीद कर देती थी
कि देखो वहाँ दूध नहीं मांगना, चाय कॉफी जो भी दे ले लेना। बच्चे भी बेचारे सीधे थे, मान जाते थे। एक बार एक नव दंपति मेहमान बनकर पधारे। सुबह जैसे ही ये खाना खाकर दफ्तर के लिए तैयार हुए, तो अतिथि भतीजे ने याचनापूर्ण स्वर में कहा, काका, आज के दिन स्कूटर स्पेयर कर सकेंगे? भोपाल की ये खासियत है, मेहमान तो यहाँ आते ही हैं, उनका यथाशक्ति सत्कार भी करना पड़ता है और साथ ही उन्हें वाहन सुख भी देना पड़ता है, क्योंकि बसों का यहाँ जैसा आलम है, उसकी तो पूछिए मत। और फिर नई नई बीवी साथ में हो तो बस में कोई कैसे घूमे। लिहाजा तय हुआ कि भतीजे महाशय काका को दफ्तर छोड़ आएंगे और फिर गाड़ी दिन भर उनके पास रहेगी। स्कूटर हमारा जैसा था हम ही जानते थे, पर मना कर देने से गलतफहमी भी होती है। 12 से 3 का शो देखने के लिए वे घर से चल दिए और मैं शाम के नाश्ते का खाने का जुगाड़ करने लगी। सुबह जल्दी जल्दी में ढंग से कुछ नहीं बन पाया था। 4 बजे वे लोग नहीं लौटे तो मैंने सोचा शॉपिंग के लिए निकल गए होंगे। ये 6 बजे दफ्तर से लौटे, तब भी उनका पता नहीं था। बच्चों ने अंदाजा लगाया कि पास के टॉकीज में 3 से 6 वाला शो देख रहे होंगे, लेकिन जब 6 से 9 का समय भी हो चला तो हम लोगों को चिंता होने लगी। मैं इन पर बिगड़ने लगी कि अपनी खड़खड़ियाँ किसी को देते ही क्यों हो, कहीं हाथ पांव तुड़वा कर लौटे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इन्हें यह चिंता थी कि शहर में जबरदस्त चेकिंग हो रही है, पता नहीं बेवकूफ के पास लाइसेंस भी है कि नहीं। घड़ी के कांटे आगे भागे जा रहे थे और हम यही तय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें कहाँ देखें, अस्पताल में या कोतवाली में। जब 9:30 हो गए तो इनका भी धीरज जवाब दे गया। भतीजे के 2-4 मित्रों का ठिकाना मालूम था। साइकिल देकर बड़े बेटे को उतनी रात दौड़ाया। वह 10 बजे लौटा, बोला अमुक के यहाँ पार्टी हो रही है, भाई साहब वहीं रुक गए हैं। दोस्त के यहाँ बेड पार्टी थी। भतीजे उसका मोह नहीं टाल सके। जानते थे काकी के यहाँ सिवा घास फूस के मिलता भी क्या है। मैं उन्हें दोष नहीं देती, खाने पीने की यही तो उम्र होती है, पर घर पर कहकर तो जा सकते थे। दिन भर खटकर मैंने ढेर सारी चीजें बना ली थी। बेमन से किसी तरह हम लोगों ने खाना खाया। ढेर सा बच गया था। मई का महीना था, सुबह सब कुछ फेंकना ही था। अपने घर में फ्रिज का अभाव उस दिन बहुत अखरा था। गर्मियों में अक्सर मेहमान आ ही जाते हैं, कभी कभी तो ग्रुप्स में आते हैं। पास पड़ोस की औरतें कहती हैं, ससुराल के पीहर के लोग एक साथ आ जाते हैं, तो आप कैसे मैनेज करती हैं। मुझे तो कोई कठिनाई नहीं होती, बल्कि मनोरंजन के भार से मुक्त हो जाती हूँ। वे लोग आपस में बोल बतियाकर समय बिता लेते हैं, मैं निश्चिंत होकर खान पान की व्यवस्था में लगी रहती हूँ। एक बार लेकिन मेरी परीक्षा की घड़ी आ गई थी। ससुराल पक्ष के एक बुजुर्गवार बीमारी से उठने के बाद आरोग्य लाभ करने मेरे यहाँ पधारे। उन्हीं दिनों मेरे दूर के रिश्ते के एक भाई सिर्फ आराम करने के लिए अवतरित हुए। भिन्न परिवारों की रुचियों के और भिन्न आयु वर्ग के उन दो प्रार्थियों ने मुझे हफ्ते भर में ही तारे दिखा दिए। बुजुर्गवार सुबह 5 बजे उठ बैठते, चाय पीकर घूमने जाते, लौटकर लस्सी पीते। वे नाश्ता नहीं करते थे, पर 10 से 11 के बीच उन्हें भोजन अपेक्षित होता। दोपहर 3 बजे वे चाय लेते और शाम का भोजन संध्या बाती से पहले ही कर लेते। रात का खाना उन्हें हजम नहीं होता था, सोने से पहले आधा कप दूध जरूर ले लेते थे। मेरे लाडले भाई 8 बजे बिस्तर छोड़ते थे, फिर मजे मजे में मंजन आदि करके 9 बजे चाय पीते, फिर बच्चों के साथ घूमने निकल जाते, क्योंकि दोपहर में तो बाहर निकलने का प्रश्न ही नहीं उठता था। 11 साढ़े 11 बजे लौटकर नाश्ते की फरमाइश करते,
फिर थोड़ा पेपर पढ़ते, गपशप करते और 1 डेढ़ बजे नहाने जाते। 2 से पहले वे थाली पर नहीं बैठते थे। इसी अनुपात से उनकी शाम की चाय और रात का खाना होता था। मई जून में अक्सर कस्बों के दफ्तर सुबह के होते हैं। ये 7 बजे नाश्ता करके जाते थे तो 1 बजे लौटते। उस समय साले साहब बाथरूम में संगीत साधना करते होते। भूख के मारे इनकी आंतें कुलबुलाने लगती। ये कहते, भाई घर लौटकर मैं जब्त नहीं कर सकता। ये जब नहा लिया करें तुम फोन कर दिया करो। मैं ऑफिस में आधा पौन घंटा ज्यादा बैठ लूंगा। अब ये हाल होता कि भैया नहाकर भी आ जाएं तो इनकी प्रतीक्षा करते रहो। उधर दफ्तर वाले अलग परेशान, जब तक साहब न उठ जाएं वे लोग कैसे चले जाएं। बच्चों की बड़ी चांदी थी। जितनी बार नाश्ता या खाना लगता वे हाजिर हो जाते। उन्हें डांटना भी कठिन था। मेहमानों का संरक्षण जो प्राप्त था। ढेर के ढेर बर्तन निकलते। मेहरी का मुंह फूला रहता। सबको गर्म खाना देते देते रसोइया परेशान था। और मैं उन लोगों के जाने के बाद मुझे तो इतनी थकान हो आई थी जैसे बेटी की शादी कर चुकी हूँ।